कैंडल तीन टाइप की हो सकती है, या तो मंथली कैंडल होगी। तो एक बात समझो कि कोई भी स्टॉक ना सीधी लाइन में कभी ऊपर नहीं जाता। मेरे को ये भी दिख रहा है कि ये स्टेज 4 में चला गया, यानी कि बड़े प्लेयर इससे एग्जिट कर रहे हैं कि जो 30 वीकली ईएमए की लाइन है वो ऊपर की तरफ शेप करने लग जाएगी। मतलब जो स्टॉक गिर रहा था उसको उठाने के लिए इंस्टीट्यूशंस आ गए। यहाँ पे रेड डॉट बन गया तो इसने मुझे क्या दिखाया कि भाई स्टेज 3 का टॉप बन गया। ये तो हम सबको ही पता है कि स्टॉक मार्केट में हमें बड़े प्लेयर्स को फॉलो करना होता है, मतलब उनके साथ एंटर करना होता है और उनके साथ ही एग्जिट करना होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनकी मूवमेंट को चार्ट पे देखते कैसे हैं। तो बेसिकली आज मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि स्मार्ट मनी मूवमेंट यानी कि बड़े प्लेयर की मूवमेंट चार्ट पे दिखती कैसे है और उसको यूज करके कैसे मैं गंदे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। और बेसिकली मैं वो अपना सेटअप तुम्हें बताऊंगा जिस सेटअप की हेल्प से मैं किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट प्लान करता हूँ अपने लिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये कोर्स है किसके लिए? तो ये कोर्स बेसिकली दो लोगों को टारगेट करता है। सबसे पहला तो स्विंग ट्रेडर्स हो गए, यानी कि जो स्विंग ट्रेड लेते हैं और कुछ हफ्ते से कुछ महीनों का ट्रेड लेते हैं। और दूसरा इन्वेस्टर्स हो गए, जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, जो टेक्निकल्स में विश्वास ही नहीं रखते। तो चलो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कैंडल्स क्या होती हैं। तो बेसिकली कैंडल तीन टाइप की हो सकती है, या तो मंथली कैंडल होगी, या वीकली कैंडल होगी, या डेली कैंडल होगी। डेली कैंडल का मतलब ये है कि जो ये कैंडल है ये एक दिन का प्राइस बता रही है। अब ये कैंडल बताती क्या है पहले ये देखो। तो सपोज मैं ग्रीन कैंडल का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो ये ओपन प्राइस, यानी कि सुबह सुबह जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो प्राइस कितने पे ओपन हुआ, कितने पे प्राइस स्टार्ट हुआ, मतलब जब मार्केट खुली तो उस टाइम पे प्राइस कितना था उस सिक्योरिटी का, ये ओपन प्राइस। फिर ऊपर वाला है इसमें क्लोज प्राइस, यानी कि जब दिन एंड हुआ कि 3:30 बजे जब मार्केट बंद होती है तो उस टाइम पे उस सिक्योरिटी का या उस स्टॉक का क्या प्राइस था, वो होता है क्लोज प्राइस। उस पूरे दिन में यानी कि 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो भी उस दिन का सबसे लोएस्ट प्राइस बना ना वो होता है लो प्राइस। और उस पूरे दिन में जब ट्रेडिंग हुई यानी कि 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक लेके जो भी उस दिन का हाई प्राइस बना यानी कि सबसे ज्यादा प्राइस बना वो होता है हाई प्राइस। तो ये एक बेसिक कैंडल का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे नीचे होता है लो प्राइस, सबसे ऊपर होता है हाई प्राइस, बीच में होता है ओपन और क्लोज प्राइस। अब ये ओपन और क्लोज प्राइस ही डिसाइड करते हैं कि कैंडल ग्रीन होगी या रेड होगी। अगर तो क्लोज प्राइस यानी कि जो भी 3:30 बजे का प्राइस है उस स्टॉक का वो अपने ओपन प्राइस से ज्यादा है, यानी कि वो सुबह 9 बजे के प्राइस से ज्यादा है, जिसका बेसिक मतलब ये है कि उस दिन स्टॉक ऊपर गया है, तो उस केस में बनेगी ग्रीन कैंडल, ठीक है। क्योंकि क्लोज प्राइस यानी कि 3:30 बजे वाला प्राइस 9 बजे वाले प्राइस से ज्यादा है, मतलब स्टॉक उस दिन ऊपर गया है। अब अगर जो क्लोज प्राइस है यानी कि 3:30 बजे का प्राइस जब मार्केट बंद हो जाती है वो प्राइस अपने ओपन प्राइस से कम है, यानी कि सुबह 9 बजे तो स्टॉक का प्राइस ज्यादा था, सपोज 100 रुपए था, और जब मार्केट बंद हुई 3:30 बजे तो उस स्टॉक का प्राइस गिर के 80 रुपए हो गया। तो जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से कम है तो बेसिकली उस दिन स्टॉक नीचे गिरा है, तो बनेगी रेड कैंडल। तो ये दो कैंडल्स होती है, ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है। अगर तो उस ट्रेडिंग डे में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो बनेगी ग्रीन कैंडल, और अगर उस ट्रेडिंग डे में स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो बनेगी रेड कैंडल, ठीक है। ये बात अब तुम्हें समझ आ गई, मतलब कैंडल्स तो तुम समझ गए। अब कैंडल के ना अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, या तो मंथली कैंडल होगी, या वीकली कैंडल होगी, या डेली कैंडल होगी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डेली कैंडल क्या होती है। तो सपोज ये समझो कि ये एक रेड कैंडल है और ये डेली कैंडल है। तो डेली कैंडल का मतलब ये है कि ये एक कैंडल एक दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब उस दिन में यानी कि 9 से 3:30 के बीच में ओपन प्राइस को ये दिखा रही है, क्लोज प्राइस को दिखा रही है, लो प्राइस को दिखा रही है और हाई प्राइस को दिखा रही है। मतलब सपोज आज 9 से 3:30 के बीच में स्टॉक 100 रुपए पे ओपन हुआ तो 100 रुपए हो जाएगा ओपन प्राइस, और 90 रुपए पे बंद हुआ 3:30 बजे तो 90 रुपए हो जाएगा क्लोज प्राइस। लेकिन उस पूरे दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी में स्टॉक लोएस्ट प्राइस पे आया अपने 85 पे, यानी कि उस दिन का सबसे लो प्राइस था 85, तो 85 हो जाएगा लो प्राइस। और उस दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी में स्टॉक का हाई यानी कि स्टॉक सबसे हाईएस्ट प्राइस पे गया 105 तक, तो 105 हो जाएगा हाई प्राइस। यानी कि डेली कैंडल का मतलब ये है कि ये कैंडल एक दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी को दिखा रही है, उस दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी का जो भी ओपन प्राइस है, जो भी क्लोज प्राइस है, जो भी लो प्राइस है और जो भी हाई प्राइस है। अब ऐसे ही वीकली कैंडल भी हो सकती है और मंथली कैंडल भी हो सकती है। वीकली कैंडल मतलब कि एक हफ्ते की कैंडल है, मतलब उस पूरे हफ्ते की ट्रेडिंग एक्टिविटी में ओपन प्राइस क्या बना, क्लोज प्राइस क्या बना, लो प्राइस क्या बना और हाई प्राइस क्या बना। और ऐसे ही होती है मंथली कैंडल। मंथली कैंडल मतलब उस पूरे महीने की ट्रेडिंग एक्टिविटी में ओपन प्राइस क्या था, यानी कि महीने की स्टार्ट में स्टॉक कितने पे ओपन हुआ, महीने की एंड में स्टॉक कितने पे बंद हुआ, वो हो जाएगा क्लोज प्राइस। उस महीने का स्टॉक का सबसे कम प्राइस कितना था वो हो जाएगा लो प्राइस, और उस महीने का स्टॉक का सबसे हाई प्राइस कितना था वो हो जाएगा हाई प्राइस, ठीक है। तो मतलब कैंडल तीन टाइम फ्रेम में होती है, मंथली, वीकली और डेली। और इसको मैं तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे खोल के दिखाता हूँ। तो ये मैं तुम्हारे लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट खोल रहा हूँ जिसपे मैं तुम्हें पूरी स्टेज एनालिसिस समझाऊंगा, लेकिन पहले उससे बेसिक समझाना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे सामने ये चार्ट खोल दिया। अब मैं किसी भी चार्ट में ना तुम्हें लेटेस्ट 3 मंथ की डेटा यूज नहीं करूंगा क्योंकि सेबी अलाउ नहीं करता। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। तो ये डेली टाइम फ्रेम
फ्रेम का चार्ट है। इसका मतलब ये सपोज ये वाली कैंडल देखो, तो ये कैंडल एक दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखा रही है। अब इसमें देखो, इस कैंडल का ऊपर देखो, ओपन प्राइस है 954, हाई प्राइस है 954.10, क्लोज प्राइस है 922 और लो प्राइस है 919। ठीक है, ऐसी एक और कैंडल दिखा देता हूँ। ये कैंडल हमें 18 दिसंबर 2025 की डेटा दिखा रही है, जिसमें इसका ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस दिख रहा है। ठीक है, ये हो गई डेली कैंडल, यानी कि ये एक दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाती है। अब मैं आ जाता हूँ वीकली कैंडल पे, और वीकली चार्ट्स ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें या चाहे हम इन्वेस्टिंग की बात करें। अब सपोज मैं ये कैंडल दिखाता हूँ 22 अप्रैल 2024 वाली कैंडल, तो ये एक हफ्ते की डेटा दिखा रहा है। तो इस हफ्ते का ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस तुम्हें दिखेगा ऊपर। ठीक है, जैसे कि तुम इसका ओपन, लो, हाई और क्लोज प्राइस खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं बेसिकली तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि वीकली चार्ट पे जो एक कैंडल है वो एक वीक की ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाती है। जैसे ये वाली कैंडल जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, ये दिखा रही है कि उस एक हफ्ते में क्या ट्रेडिंग हुई और क्या क्या प्राइसेस थे। फिर ये वाली कैंडल दिखा रही है कि अगले हफ्ते में क्या ट्रेडिंग हुई और उसमें क्या क्या प्राइसेस रहे। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि एज इन्वेस्टर या एज स्विंग ट्रेडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीकली चार्ट्स होते हैं, और अभी मैं तुम्हें इसको सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब चलते हैं मंथली चार्ट पे। तो देखो, ये मैंने मंथली चार्ट खोल लिया। अब इसमें सपोज एक कैंडल एक पूरे महीने की ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखा रही है कि उस पूरे महीने में प्राइस कितने रुपए पे ओपन हुआ, कितने रुपए पे क्लोज हुआ, क्या उसका हाई था और क्या उसका लो था। मतलब ये एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तो हो गया बेसिक। अब हम फाइनली आते हैं स्टेज एनालिसिस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि पहले तुम्हें बेसिक बताना जरूरी था, और मैंने ये तो तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि जो वीकली चार्ट्स होते हैं वो सबसे पावरफुल चार्ट्स होते हैं। मतलब जब हम डाउस थ्योरी सीखेंगे ना अगली वीडियोस में, तो हम उसको मंथली, वीकली और डेली तीनों पे एनालाइज करते हैं, पर वो अगली वीडियो का कॉन्सेप्ट है। टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्ट हमेशा स्टेज एनालिसिस से होनी चाहिए, और मैं तुम्हें स्टेज एनालिसिस ही सिखा रहा हूँ। तो ये देखो, स्टेज एनालिसिस क्या बोलती है। सबसे पहले स्टेज एनालिसिस बोलती है कि कोई भी स्टॉक 4 स्टेजेस में मूव करता है। एक होती है स्टेज 1, जिसमें स्टॉक कंसोलिडेट करता है। फिर आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाता है, यानी कि स्टॉक ऊपर जाता है, और ऊपर जाते समय भी एक पैटर्न बनाता है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टेज 3 के अंदर स्टॉक वापस से कंसोलिडेट करता है, और स्टेज 4 में स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जाता है, यानी कि गिरने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसका भी एक पैटर्न होता है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं तुम्हें एक लाइव चार्ट पे स्टेज एनालिसिस दिखा देता हूँ, और स्टेज एनालिसिस हम 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को यूज करके करते हैं, और मैंने इधर 30 वीकली ईएमए की लाइन ही लगा रखी है, पर ये स्टेज एनालिसिस हमेशा वीकली चार्ट पे होती है। तो देखो, ये स्टेज एनालिसिस है, ये 30 वीकली ईएमए की लाइन है। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है और ये स्टेज 4 है। टेंशन मत लो, अभी बताऊंगा कैसे जज करते हैं कौन सी स्टेज है, लेकिन मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसी दिखती है स्टेज एनालिसिस, और ये हमेशा वीकली चार्ट पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, मार्केट में ना 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक तो होते हैं हमारे जैसे ट्रेडर जो प्राइसेस को मूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम इतना बड़ा ऑर्डर लगाएं और प्राइस को मूव कर पाएं। लेकिन जो दूसरे ट्रेडर होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो डायनेमिक ट्रेडर्स होते हैं, वो प्राइस को मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है। जैसे कि वो बड़े बड़े ऑर्डर लगाते हैं जिससे प्राइस मूव होता है। तो बेसिकली जो भी प्राइस मूवमेंट आती है ना किसी भी स्टॉक में, या चाहे ऊपर जाए या चाहे नीचे जाए, वो डायनेमिक ट्रेडर्स की वजह से आती है, जिनके पास बहुत पैसा है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो हमें स्टॉक मार्केट में करना क्या होता है, हमें बड़े प्लेयर के साथ ही घुसना होता है और बड़े प्लेयर के साथ ही बाहर निकलना होता है, और बड़े प्लेयर की मूवमेंट को ट्रेस करना सीख रहे हैं हम इसी वजह से। अब मैंने तुम्हें बताया स्टेज एनालिसिस हमेशा वीकली चार्ट्स पे होती है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। और 3 टाइप के चार्ट्स पे हम एनालिसिस करते हैं, मेनली मंथली, वीकली और डेली। मतलब डाउस थ्योरी के लिए बता रहा हूँ, और वैसे भी हम हमेशा मंथली, वीकली और डेली तीनों चार्ट्स देखते हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल चार्ट्स होते हैं वो वीकली होते हैं, और ये बात मैं तुम्हें डाउस थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वीकली सबसे पावरफुल होते हैं। लेकिन इस बात को बिठा लो कि जो स्टेज एनालिसिस होती है वो भी वीकली चार्ट्स पे होती है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे वीकली चार्ट्स खोलते कैसे हैं। तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है, और उसमें ये स्टॉक खुला हुआ है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे 1 वीक पे क्लिक करना है, और ये वीकली चार्ट खुल जाएगा। जैसे मैं अगर इसमें डेली चार्ट खोल के दिखाऊं ना, तो मैं इस पे 1 डे पे क्लिक करूंगा और ये इसका डेली चार्ट खुल जाएगा, और डेली चार्ट पे इस लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये स्टेज एनालिसिस के लिए वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं इसका वीकली चार्ट खोल देता हूँ। ये मैंने खोला इसका वीकली चार्ट। तो स्टेज एनालिसिस हमेशा वीकली चार्ट पे की जाती है, तो तुम्हें वीकली चार्ट देखना है, और वीकली चार्ट ही स्विंग ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगली चीज, स्टेज एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, या फिर मतलब स्टैन वाइंस्टीन सर है ना, उन्होंने दी है स्टेज एनालिसिस, तो उन्होंने अपनी बुक में ये बोला हुआ है कि हम जो है 40 वीकली ईएमए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए मैं तुम्हें पूरी स्टेज एनालिसिस 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से समझाऊंगा। अब सबसे पहले ये समझो कि 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन होती क्या है। तो ये देखो, पहले मैं लगाना सिखाता हूँ तुम्हें। तो ये तो मेरा क्रॉसओवर लगा हुआ है, मतलब ये मैं एक से ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 इंडिकेटर है ना, वो मैं धीरे धीरे तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें 30 वीकली ईएमए की लाइन लगा के दिखाता हूँ अपनी। ये मैंने 30 वीकली ईएमए की लाइन लगा दी। ये जो ब्लैक वाली लाइन आ रही है ना, ये 30 वीकली ईएमए की लाइन है, पहले ये समझो। अब ये समझो कि 30 वीकली ईएमए की लाइन का मतलब क्या है। तो 30 वीकली ईएमए का मतलब है 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
एवरेज, मतलब ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये बेसिकली ये दिखा रही है कि पिछले 30 हफ्ते की प्राइस की एवरेज क्या है, और उस एवरेज को एक लाइन की तरह हमारे सामने ड्रॉ कर देती है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना, कभी भी सिंपल मूविंग एवरेज मत यूज करना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जो रिसेंट प्राइसेस है ना उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो ये जो ब्लैक लाइन है वो हमें दिखा रही है कि पिछले 30 हफ्ते की प्राइस का एवरेज प्राइस क्या है, और उसको एक लाइन की तरह यहाँ पे हमें डिनोट कर रही है, ठीक है। इसी से होती है स्टेज एनालिसिस। ये मैं तुम्हें बहुत एडवांस टेक्निकल के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो तुम्हें किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेंगे, तो ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं कोई भी लाइव चार्ट यूज नहीं करूंगा क्योंकि सेबी मुझे अलाउ नहीं करता। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टेज एनालिसिस। तो मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी स्टॉक 4 स्टेजेस में चलता है जो कि हम 30 वीकली ईएमए की लाइन से देखते हैं, ठीक है। और 4 स्टेजेस इसकी ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है और ये स्टेज 4 है। अब स्टेज 1 क्या होती है इस पे डिस्कशन करते हैं और मैं लाइव चार्ट पे तुम्हें दिखाता भी चलूंगा, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होता है कि स्टॉक एक बेस बनाता है। देखो ये जो स्टॉक का प्राइस है ना, ये एक रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा, यानी कि एक सपोर्ट होगा और एक रेजिस्टेंस होगी, और एक रेंज में घूमता रहेगा, यानी कि एक बेस बनाएगा। और इस केस में जो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो फ्लैट हो जाती है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लाइन फ्लैट हो गई है 30 वीकली ईएमए की लाइन। तो इसी को कहते हैं हम स्टेज 1 की बेस बनाएगा और 30 वीकली ईएमए की लाइन फ्लैट हो जाएगी। और स्टेज 1 कब आता है, जब भी स्टॉक गिरता है ना स्टेज 4 के बाद, उसके बाद स्टेज 1 आता है। जैसे मैं तुम्हें अब लाइव दिखाता हूँ इसका एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे ये स्टेज 1 में है जब 30 वीकली ईएमए की लाइन हो गई है फ्लैट और स्टॉक 30 वीकली ईएमए की लाइन के आसपास घूम रहा है, तो ये हो गई स्टेज 1, यानी कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इस समय। अब इस केस में क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है तो पर्सनली मेरे को इस स्टेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तुम्हें इसकी फंडामेंटल से कनेक्ट करता हूँ। तो देखो स्टेज 1 कब आती है, जब किसी भी स्टॉक में ना सेल्स और प्रॉफिट के लेवल पे ग्रोथ नहीं आ रही होती, मतलब इसकी अर्निंग्स हो जाती है साइडवेज, यानी कि कंपनी ना अपनी सेल्स को ग्रो कर पा रही है और ना अपने प्रॉफिट को ग्रो कर पा रही है। इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इन दी एंड तो टेक्निकल्स फंडामेंटल से कनेक्टेड होते हैं, तो क्योंकि ना सेल्स में ग्रोथ है और ना अर्निंग्स में ग्रोथ है, तो कोई भी स्टॉक साइडवेज चला जाता है। क्योंकि स्टॉक को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, अर्निंग्स की ग्रोथ चाहिए, जिसकी वजह से ईपीएस में ग्रोथ आएगी, तभी स्टॉक ऊपर जा पाएगा। तो जब स्टॉक की सेल्स में और अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं होती ना, उस टाइम पे स्टॉक साइडवेज चला जाता है और वो स्टेज 1 में होता है, यानी कि वो कंसोलिडेट कर रहा होता है, और उस टाइम पे 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन फ्लैट हो जाती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेज 1 में है, ये देखो 30 वीकली ईएमए की लाइन यहाँ पे फ्लैट है और ये स्टेज 1 में है ये स्टॉक, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का वीकली चार्ट लगा रखा है और ये ब्लैक लाइन क्या है, ये ब्लैक लाइन है 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, जो हमें स्टेज एनालिसिस करने में मदद करती है। तो मैंने फंडामेंटल से कनेक्ट कर दिया। अब इस केस में ना क्योंकि कंपनी में ग्रोथ नहीं है, जब भी स्टेज 1 में कोई स्टॉक होता है उसमें ग्रोथ तो है नहीं, ना सेल्स में ग्रोथ है ना प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो होता क्या है उस टाइम पे उसकी वैल्यूएशन होती है बहुत कम, मतलब पी रेशियो बहुत कम होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, डीप वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं ना कि भाई हमें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, वो इस टाइम पे स्टॉक में एंटर कर जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये वेस्टेज है। क्यों, तो सपोज अगर कोई डीप वैल्यू इन्वेस्टर स्टेज 1 में कोई भी स्टॉक खरीदता है ना, तो उसको पता नहीं है कि स्टॉक में ग्रोथ कब आएगी, यानी कि वो बैठा रहेगा जब तक ग्रोथ नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से स्टेज 1 वर्स्ट होती है एंटर करने के लिए। ऑल्दो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ज्यादा है कि तुम्हें वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा कि भाई सस्ते पीई पे स्टॉक्स दिखेंगे, लो पीई वाले स्टॉक्स दिखेंगे, पर क्योंकि कंपनी में ग्रोथ नहीं है इसीलिए उसकी पीई लो है और मुझे नहीं पता कि कंपनी में ग्रोथ कब आएगी, और मैं खाली बैठा रहूंगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टॉक स्टेज 2 में यानी कि अप ट्रेंड में तब जाएगा जब उसमें ग्रोथ आएगी, ठीक है। अभी उसमें ग्रोथ नहीं है तो उसकी पीई लो है और वो स्टेज 1 में है। तो बेसिकली अगर मैं स्टेज 1 में घुसता हूं ना तो वो स्टॉक कंसोलिडेशन में, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं है और मुझे नहीं पता कि ग्रोथ कब आएगी, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो ये मेरा व्यू है स्टेज 1 पे कि मैं किसी भी स्टॉक में स्टेज 1 में घुसना पसंद नहीं करता। ऑल्दो इसमें वैल्यूएशन कम होती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है, पर फिर भी मैं पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता कि कंपनी में ग्रोथ कब आएगी। क्या पता अगले 2-3 साल कंपनी में ग्रोथ आए ना और मेरे 2-3 साल वेस्ट हो जाए। क्योंकि देखो टाइम की वैल्यू होती है, मनी और टाइम की बराबर वैल्यू होती है। मैं अपने 2-3 साल क्यों वेस्ट करूं स्टेज 1 में एंटर करके जब कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने अपना व्यू बता दिया स्टेज 1 को लेके। इसके अंदर 30 वीकली ईएमए फ्लैट हो जाता है, जो प्राइसेस है वो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास रिवॉल्व करते हैं, और ये है क्लासिक स्टेज 1। अब मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि जो स्टेज 1 है वो स्टेज 4 के बाद आती है, यानी कि स्टॉक जब डिक्लाइन कर जाता है उसके बाद आती है, ठीक है। तो बेसिकली इस पीपीटी के पेज की मैंने तुम्हें सब बता दिया कि स्टेज 1 में बेस फॉर्मेशन होती है। बेस फॉर्मेशन क्यों हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे ग्रोथ ही नहीं है कंपनी में, ना सेल्स में ग्रोथ है ना प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं और ये स्टॉक के डिक्लाइन के बाद बनती है। और इस केस में 30 और 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन हो जाती है फ्लैट और प्राइस 30-40 वीकली ईएमए के आसपास घूमता रहता है। तुम 30 वीकली ईएमए भी यूज कर सकते हो या 40 वीकली ईएमए भी यूज कर सकते हो, कोई भी लाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। और इस समय वैल्यूएशन कम होती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है, पर मेरे हिसाब से इस स्टेज में एंटर करना बिल्कुल वेस्टेज है। ये हो गई स्टेज 1, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, 30 वीकली ईएमए की लाइन फ्लैट है। अब कंपनी में ग्रोथ आनी चालू होती है, सेल्स के लेवल पे भी और प्रॉफिट के लेवल पे भी। और जब कंपनी में ग्रोथ आनी चालू होती है ना, जैसे कि सपोज फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं, उस टाइम पे आती है स्टेज 2।
स्टेज 2 पहचानते कैसे हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पर पहले मैं इसको फंडामेंटली कनेक्ट करता हूँ मोतीलाल ओसवाल के चार्ट से। स्क्रीनर खोलते हैं और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के क्वार्टरली रिजल्ट्स खोलते हैं। सेल्स ग्रोथ दिखा रहा हूँ, ये देखो जून 2023 में इसमें सेल्स ग्रोथ आ गई 99% की, देख रहे हो, और प्रॉफिट में ग्रोथ आ गई 1500% की, यानी कि सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ आने लग गई जून 2023 में। तो जब भी किसी भी कंपनी में सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ आने लगती है ना, तो उसका स्टॉक स्टेज 1 से निकल के स्टेज 2 में एंटर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें इसको दिखाता हूँ स्टेज 2 पहचानते कैसे हैं। पर पहले मैं स्टेज 2 के फंडामेंटल्स बता रहा था कि स्टेज 2 तब आती है जब ग्रोथ आनी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इस स्टेज 2 में होता क्या है, इस स्टेज 2 में 3 चीजें होती हैं। स्टेज 2 में एक तो 30 वीकली ईएमए की लाइन ऊपर की तरफ शेप करने लग जाती है। देखो 30 वीकली की ईएमए की लाइन ऊपर की तरफ शेप कर रही है। दूसरी चीज, जो प्राइस है ना, स्टॉक का प्राइस, वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल जाता है, और ये बहुत हाई वॉल्यूम पे निकलेगा, क्योंकि इस समय ना इंस्टीट्यूशंस एंटर करते हैं। क्योंकि कंपनी में ग्रोथ आ गई ना, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसी टाइम पे एंटर करते हैं किसी भी स्टॉक में, और वही किसी भी स्टॉक को स्टेज 1 से स्टेज 2 में लेके जाते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है ना, तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होती है, और हाई वॉल्यूम पे बाइंग सिर्फ इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, बड़े बड़े। तो स्टेज 2 को पहचानेंगे कैसे? स्टेज 2 को पहचानने का तरीका बहुत आसान है कि जो 30 वीकली ईएमए की लाइन है वो ऊपर की तरफ शेप करने लग जाएगी, और जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल जाएगा, वो भी हाई वॉल्यूम पे। अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ, इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अब तुमने ये देख लिया कि जून 2023 में मोतीलाल ओसवाल में सेल्स और पैट के लेवल पे ग्रोथ आ गई, तो अब दिखाता हूँ कि ये स्टेज 2 में एंटर करेगा। देखना, जून 2023 में ग्रोथ आई, और ये 5 जून की वीकली कैंडल है, ये 6 जून की वीकली कैंडल है। अब तुम ध्यान से देखो इस चार्ट को, तो जो 30 वीकली ईएमए की ब्लैक लाइन है, ये ऊपर की तरफ शेप करने लग गई है। यहाँ पे देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ शेप कर रही है, और यहाँ पे देखो कितनी हाई वॉल्यूम पे बाइंग आ रखी है। तो मुझे कैसे पता हाई वॉल्यूम पे बाइंग आ रखी है? तो ये देखो, मैंने वॉल्यूम का भी इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ इधर, और ये जो ब्लू लाइन है ना, ये वॉल्यूम की मूविंग एवरेज की लाइन है। तो देखो मूविंग एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आई हुई है ना। ये देखो मूविंग एवरेज तो ब्लू लाइन है, उससे ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आई हुई है, जिस वजह से ये स्टॉक स्टेज 2 में एंटर कर गया। ये स्टॉक को देखो, ये जो प्राइस है वो डेफिनेटली 30 वीकली ईएमए से ऊपर निकल गया, और बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग आई, और तो और 30 वीकली ईएमए जो है वो अपवर्ड शेप करने लग गया। मैं तुम्हें बार रिप्ले वाला ऑप्शन करके दिखाता हूँ, ये देखो, रुको, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिल पाए। ध्यान से देखो, अब इस केस में जो 30 वीकली ईएमए की डायरेक्शन देखो, ये ऊपर की तरफ शेप कर रहा है। दूसरा, प्राइस 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गया। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ बाइंग देखो, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ बाइंग आ रही है, मतलब जो स्टॉक गिर रहा था उसको उठाने के लिए इंस्टीट्यूशंस आ गए, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ आ गई। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बाइंग देखो, कितनी तगड़ी वॉल्यूम ऑफ बाइंग आ रखी है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर एंटर किया इस समय पे, और ये स्टॉक स्टेज 2 में चला गया। तो ये स्टॉक ने स्टेज 2 में ट्रांजिशन कर लिया, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने एंट्री करी। अब मैं इसके बाद रिप्ले को एक बार बंद कर देता हूँ, पर तुम्हें स्टेज 2 के बेसिक समझ आ गए, तो मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। स्टेज 2 के बेसिक्स होते हैं कि इसमें स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाता है। अप ट्रेंड क्या होता है अभी हम समझेंगे, लेकिन इसमें जो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो ऊपर की तरफ शेप करने लग जाती है, जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल जाता है, और फंडामेंटली कंपनी में ग्रोथ वापस आ जाती है। और मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरा व्यू है, पहले तो ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं किसी भी स्टॉक में तब एंटर करना प्रेफर करता हूं जब वो स्टेज 2 में जाता है, क्योंकि तब उसमें क्या होता है, ग्रोथ आ जाती है और एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। अप ट्रेंड मतलब अब स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी करेगा। अप ट्रेंड बनता कैसे है मैं इसको सिखाऊंगा अभी तुम्हें, तो रुक जाओ। अब सबसे पहले ये समझो कि डाउस थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और डाउस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम गोइंग फॉरवर्ड अगली वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि डाउस थ्योरी को यूज कैसे करना होता है, और इसको बेसिकली 3 टाइम फ्रेम्स पे यूज करना होता है, पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस वीडियो के लिए, तो इस वीडियो को स्टेज एनालिसिस तक ही रखते हैं। तो पहले ये देखो, डाउस थ्योरी में 3 ट्रेंड्स होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक साइडवेज ट्रेंड होता है, और एक डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड मतलब वो जब स्टॉक ऊपर जाएगा। तो एक बात समझो कि कोई भी स्टॉक ना सीधी लाइन में कभी ऊपर नहीं जाता। स्टॉक क्या करता है, एक पैटर्न में ऊपर जाता है, और वो पैटर्न होता है अप ट्रेंड का पैटर्न। उसमें क्या होता है कि हायर हाई और हायर लो बनते हैं। तो देखो, हायर हाई का क्या मतलब है? हायर हाई का मतलब है कि जो भी अगला हाई है वो अपने पिछले हाई से ऊपर होगा। जैसे इस केस में जो ये वाला हाई है वो अपने पिछले हाई से ऊपर है। और हायर लो का क्या मतलब है? हायर लो का मतलब है कि जो अगला लो है वो अपने पिछले लो से ऊपर होगा। जैसे इस केस में ये वाला जो लो है वो अपने पिछले लो से ऊपर है। तो अप ट्रेंड में एक पैटर्न बनता है हायर हाई हायर लो का। हायर हाई हायर लो का मतलब होता है कि हर अगला हाई अपने पिछले हाई से ऊपर होगा और हर अगला लो अपने पिछले लो से ऊपर होगा। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये एक अप ट्रेंड का पैटर्न है। ये देखो, ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर है, ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है, ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर है, ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है। यानी कि ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न है।
यानी कि ये एक अप ट्रेंड है। जब भी डाउस थ्योरी में अप ट्रेंड बनता है तो वो ये बताता है कि बड़े प्लेयर इस स्टॉक में एंटर कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिकली डाउस थ्योरी के हिसाब से एक अप ट्रेंड, जो तुमने यहाँ पे भी देख लिया कि इसमें हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनता है। और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, जो स्टेज 1 में साइडवेज ट्रेंड बनता है ना, वो क्या होता है कि जो हाई होता है और जो लो होता है वो एक रेंज में घूमता है। मतलब हाई भी एक रेंज में रहेगा और लो भी एक रेंज में रहेगा। मतलब कोई फ्रेश हाई नहीं बनेगा और कोई फ्रेश लो नहीं बनेगा। जो लो है उसके आसपास ही स्टॉक दोबारा दोबारा लो बनाता रहेगा और जो हाई है उसके आसपास ही स्टॉक दोबारा दोबारा हाई बनाता रहेगा। तो जो हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जो लो है वो बेसिकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये होता है साइडवेज ट्रेंड। और मैंने तुम्हें बता दिया कि साइडवेज ट्रेंड होता है स्टेज 1 में, लेकिन जब कंपनी में ग्रोथ आ जाती है तो क्या होता है कि स्टेज 2 आ जाती है। अब ये देखो स्टेज 2 में मैंने क्या बोला हुआ कि डाउस थ्योरी के हिसाब से अप ट्रेंड बन जाएगा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये एक स्टेज 2 है और इसमें देखो अप ट्रेंड बन रहा है, यानी कि हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये वाला हाई अपने पिछले हाई से ऊपर है, ये वाला लो अपने पिछले लो से ऊपर है। सिमिलरली ये वाला हाई अपने पिछले हाई से ऊपर है, ये वाला लो अपने पिछले लो से ऊपर है। यानी कि ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है डाउस थ्योरी के हिसाब से, यानी कि ये स्टेज 2 में है। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें हायर हाई हायर लो का पैटर्न लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ। तो जून में इस कंपनी में ग्रोथ आ गई थी। ठीक है, अब अगर तुम जून में जाओ, ये जून में स्टेज 2 में एंटर कर गया था। कैसे पता लगा? 30 वीकली ईएमए ऊपर की तरफ शेप कर रही है। अब एवरेज वॉल्यूम, यानी कि जो ब्लू लाइन एवरेज वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आ रही है, मतलब इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहे हैं। जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गया, यानी कि ये स्टॉक स्टेज 2 में चला गया। अब स्टेज 2 में पैटर्न कैसा बनता है? हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनता है। तो तुम्हें इसमें दिखाता हूँ हायर हाई हायर लो देखते कैसे हैं। तो ये देखो, ये हाई बना हुआ इसका यहाँ पे और ये लो बना हुआ। फिर जो अगला हाई है, ये देखो ये अगला हाई है और ये वाला अगला लो है। तो ये जो अगला वाला हाई है ये अपने पिछले वाले हाई से ऊपर है और जो ये अगला वाला लो है ये अपने पिछले वाले लो से ऊपर है, यानी बन गया ना हायर हाई हायर लो। और दिखाता हूँ, ये देखो ये जो अगला वाला हाई है ये अपने पिछले हाई से ऊपर है और इसका जो स्विंग लो है वो ये रहा। तो इसका स्विंग लो इसके लो से ऊपर है। ठीक है, सिमिलरली अब और देखो, खत्म नहीं हुआ, ये अगला हाई है और ये अगला लो है और ये वाला हाई अपने इस वाले हाई से ऊपर है और ये वाला लो जो यहाँ पे लो है ये अपने इस वाले लो से ऊपर है ना। तो ये हो गया हायर हाई। अब देखते जाओ, ये देखो ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। ठीक है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो ये वाला हाई अपने इस हाई से ऊपर है और ये वाला लो अपने इस लो से ऊपर है, यानी कि हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है क्योंकि ये स्टॉक स्टेज 2 में है। कैसे पहचानते हैं स्टेज 2 को? कि 30 वीकली ईएमए की लाइन जो ब्लैक लाइन है वो देखो वो ऊपर की तरफ शेप कर रही है। स्टेज 2 में दो चीज होती है, कोई भी जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल जाता है और 30 वीकली ईएमए की लाइन ऊपर की तरफ शेप करती है, जैसे यहाँ पे कर रही है। और प्राइस तुम देख ही रहे हो कि 30 वीकली ईएमए के ऊपर है। इसको बोलते हैं स्टेज 2। तो सबसे पहले स्टेज 2 पहचाननी सीख गए तुम। स्टेज 2 कैसे पहचाननी है? कि जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल जाएगा और जो 30 वीकली ईएमए की लाइन है वो अपवर्ड शेप करने लग जाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ पॉइंट करने लग जाएगी। ऐसे हम पहचानेंगे स्टेज 2 को। अब स्टेज 2 भी ना दो टाइप की होती है, तो होती है अर्ली स्टेज 2 और दूसरी होती है स्टेज 2 एडवांस। अर्ली स्टेज 2 का मतलब क्या है? अर्ली स्टेज 2 का बेसिक मतलब है कि जब स्टॉक स्टेज 4 से, जैसे ये स्टॉक गिर रहा था, गिरने पे क्या होता है? स्टेज 4 होता है, जो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। अर्ली स्टेज 2 का मतलब है कि जब स्टॉक स्टेज 4 से स्टेज 2 में एंटर कर रहा है, यानी कि स्टेज 2 अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो देखो पहले एक बात समझो कि जब भी कोई चीज गिर रही होती है, यानी कि जब भी कोई चीज स्टेज 4 में होती है, जैसे ये स्टेज 4 में है, तो किसी गिरती हुई चीज को उठाने के लिए या जब भी कोई चीज कंसोलिडेट कर रही होती है, यानी कि साइडवेज ट्रेंड में है, तो उसको उठाने के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होती है। और वो बाइंग सिर्फ कोई इंस्टीट्यूशन ही कर सकता है, यानी कि कोई म्यूचुअल फंड वाला हो गया या कोई ऐसा बंदा हो गया जिसके पास बहुत पैसा है, यानी कि 1000-2000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब भी कोई चीज गिर रही होती है उसको उठाने के लिए बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होती है। तो अर्ली स्टेज 2 का क्या मतलब है? जब भी कोई स्टॉक स्टेज 4 से, स्टेज 4 होती है जब वो गिरता है। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा स्टेज 4 को, तो अभी तुम मेरी फेस वैल्यू पे इस बात को ले लो कि स्टेज 4 मतलब जब स्टॉक गिरता है। तो कोई भी चीज जब गिर रही होती है, यानी कि स्टेज 4 से स्टेज 2 में आ रही होती है, तो गिरती हुई चीज को उठाने के लिए चाहिए होती है बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग, यानी कि अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए होती है, जो हम स्टार्ट में भी देख रहे हैं। जैसे ये स्टेज 4 में गिर रहा था, तो इसको उठाने के लिए ये देखो, ये स्टेज 4 थी ना सारी, जब 30 वीकली ईएमए के नीचे है वो स्टेज 4 है। तो इसको उठाने के लिए अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग आई है। जो ब्लू लाइन है ये एवरेज है वॉल्यूम की, इससे ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आई है, तभी ये गिरते हुए स्टॉक को उठाया गया, यानी कि कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है। और यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है लगातार। ये सारे पुराने चार्ट्स हैं ताकि मैं तुम्हें सिखा पाऊं। ठीक है, तो मैंने यही लिखा हुआ है। स्टेज 2 में मैंने तुम्हें बता दिया कि अप ट्रेंड होता है। दूसरा स्टेज 2, अर्ली स्टेज 2 मतलब जब कोई स्टॉक स्टेज 4 से स्टेज 2 में आ रहा है, यानी कि गिरती हुई चीज को उठाया जा रहा है, तो उसके लिए बहुत हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए, यानी कि ये इंडिकेट
इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। जो हाई वॉल्यूम बाइंग होती है उसी वजह से ट्रेंड चेंज होता है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि स्टेज 2 को पहचानेंगे कैसे। 30 वीकली ईएमए की लाइन अपवर्ड शेप करने लग जाएगी। जो प्राइस है, मतलब अब हम अर्ली स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, तो अर्ली स्टेज 2 को कैसे पहचानेंगे। 30 वीकली ईएमए की लाइन जस्ट अपवर्ड शेप करने लग जाएगी और जो प्राइस है वो जस्ट 30 वीकली ईएमए की लाइन के ऊपर निकल जाएगा हाई वॉल्यूम पे। यानी कि जो रेजिस्टेंस है ना, जो 30 वीकली ईएमए की लाइन होती है वो रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करती है और सपोर्ट की तरह भी एक्ट करती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसको दिखाई देता हूँ। इसको पहचानने का तरीका बहुत सिंपल होता है। अर्ली स्टेज 2 को मैं इसमें कट लगाता हूँ रिप्ले वाला, ताकि तुम समझ पाओ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया कट। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्टेज 2 को पहचानेंगे कैसे। तो ये देखो, स्टेज 2 को पहचानेंगे कैसे कि जो प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे था, जब भी कोई स्टॉक का प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे होता है, जो ये ब्लैक लाइन है वो 30 वीकली ईएमए की लाइन है, तो तुम्हें अब कंफर्म हो चुका है। तो जब भी कोई स्टॉक का प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे होता है तो वो होता है स्टेज 4 में, और स्टेज 4 होती है डाउन ट्रेंड, यानी कि उस समय स्टॉक गिरता है। फिर जो प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे था वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर आ गया, और उसके साथ जो 30 वीकली ईएमए की लाइन है देखो वो अपवर्ड शेप कर रही है, यानी कि ऊपर की तरफ पॉइंट करने लग गई। तो ये मार्क करता है अर्ली स्टेज 2। अब गिरती चीज को उठाने के लिए हाई वॉल्यूम पे बाइंग चाहिए, कोई बड़ा प्लेयर एंटर करना चाहिए। तो वॉल्यूम की जो मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन, उससे ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग भी आ रही है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहा है, जिस वजह से ये स्टॉक स्टेज 4 से स्टेज 2 में जा रहा है। ठीक है, ये होती है अर्ली स्टेज 2। तो अर्ली स्टेज 2 को कैसे पहचानेंगे कि 30 वीकली ईएमए की लाइन अपवर्ड शेप कर रही है, प्राइस जो है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गया और हाई वॉल्यूम पे बाइंग आ रही है, यानी कि हाई वॉल्यूम पे ये जो रेजिस्टेंस है ना 30 वीकली ईएमए की लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है स्टेज 4 में, इसका ब्रेकआउट आ गया और हाई वॉल्यूम पे आया है। देखो अब एवरेज वॉल्यूम पे इसका ब्रेकआउट आया है। यही बात मैंने पीपीटी में लिखी हुई है कि अर्ली स्टेज 2 को पहचानने के लिए 30 वीकली ईएमए की लाइन अपवर्ड शेप करेगी, जो प्राइस है वो जस्ट 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस स्टेज 1 की, उसका हाई वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आएगा। और फंडामेंटली स्टेज 2 में क्या हो रहा है कि जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं थी उसमें ग्रोथ वापस आ गई, यानी कि सेल्स और प्रॉफिट के लेवल पे ग्रोथ वापस आ गई, जिस वजह से बड़े प्लेयर का उसमें इंटरेस्ट आ गया और बड़े प्लेयर घुसने शुरू हो गए और वो स्टेज 2 में एंटर कर गई। ये होता है अर्ली स्टेज 2। अब मेरा व्यू क्या है, पहले तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं ना बेसिकली एक टेक्निकल यूज नहीं करता, 8 से 9 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, जिसमें पहला टेक्निकल है स्टेज एनालिसिस। तो मेरा व्यू ये है कि क्योंकि अब कंपनी में ग्रोथ वापस आ गई ना, तो मेरे को फालतू में वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसमें कब ग्रोथ आएगी। कंपनी में ग्रोथ आ गई, मेरे को स्टॉक स्टेज 2 में दिखता है तो मैं एंटर कर जाता हूँ स्टॉक में। ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर इस समय एंटर कर रहे हैं, मैं उनके साथ साथ ही एंटर कर जाता हूँ। तो मेरा व्यू ये है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं किसी भी स्टॉक को अर्ली स्टेज 2 में बाय करूँ। अब मेरे को देख के तुम अपने बाय सेल डिसीजन मत लेना, मतलब ये कोई वीडियो मैं बाय सेल पर्पस के लिए नहीं बना रहा है, तुम्हारे सीखने के लिए बना रहा हूँ। और इसके आगे 8-9 वीडियोज और आएंगे और मैं तुम्हें पूरे टेक्निकल सिखा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैंने तुम्हें इस चार्ट पे दिखा दिया कि अर्ली स्टेज 2 बनती कैसे है। ये अर्ली स्टेज 2 बनी हुई है इस चार्ट पे जुलाई 2023 में, और साथ के साथ ही जून 2023 में कंपनी में ग्रोथ वापस आ गई, और उससे पहले कंपनी में ग्रोथ नहीं थी। यानी कि फंडामेंटल भी बता रहे हैं कि स्टेज 2 में जा रहे हैं, टेक्निकल में भी 30 वीकली ईएमए ऊपर है, प्राइस 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गया, तो टेक्निकल भी बता रहे हैं कि ये अर्ली स्टेज 2 आ गई। ये होती है अर्ली स्टेज 2। स्टेज 2 की दूसरी स्टेज होती है स्टेज 2 एडवांस। मैंने बताया था ना स्टेज 2 के दो पार्ट है, एक होती है अर्ली स्टेज 2, एक होती है स्टेज 2 एडवांस। अब आ जाते हैं स्टेज 2 एडवांस में। तो स्टेज 2 एडवांस में क्या होता है कि स्टॉक अब भी स्टेज 2 में, और जब भी स्टॉक अब स्टेज 2 में होता है तो उसमें डाउस थ्योरी के हिसाब से अब ट्रेंड बनता है। अब ट्रेंड क्या होता है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न होता है, जो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि भाई साहब ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न है, ये अब ट्रेंड में बनेगा, जो यहाँ पे तुम्हें स्टेज 2 में बनता हुआ पूरा दिख रहा है। देख रहे हो, हायर हाई हायर लो। अब स्टेज 2 एडवांस क्या होती है, स्टेज 2 एडवांस का मतलब है कि स्टॉक ऑलरेडी स्टेज 2 में है, ये नहीं है कि वो अपना स्टेज चेंज कर रहा है, स्टेज 4 से स्टेज 2 में नहीं आ रहा, वो ऑलरेडी स्टेज 2 में है। तो जब भी कोई स्टॉक ऑलरेडी स्टेज 2 में होता है ना, तो उसकी 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन ऑलरेडी अपवर्ड शेप कर रही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी शेप करना स्टार्ट करी है, वो ऑलरेडी अपवर्ड शेप कर रही है। जो प्राइस है वो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन के ऑलरेडी ऊपर है, और इस केस में कंपनी में ग्रोथ भी है, क्योंकि ग्रोथ तो अर्ली स्टेज 2 में ही आ गई थी, तो ग्रोथ तो है ही, जिस वजह से जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए की लाइन के ऊपर है, और जो 30 वीकली ईएमए की लाइन है वो अपवर्ड शेप कर रही है। जैसे ये है स्टेज 2 एडवांस, ये तो है अर्ली स्टेज 2 जहां पे इसका ट्रेंड चेंज हुआ, ये स्टेज 1 से स्टेज 2 में आया। ये है स्टेज 2 एडवांस, जब 30 वीकली ईएमए ऑलरेडी अपवर्ड शेप कर रहा है, और जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए को ऊपर है, मतलब उसको कभी ब्रीच नहीं करेगा। देखो जो इसका प्राइस है ना, वो कभी अपनी 30 वीकली ईएमए की लाइन के नीचे नहीं आएगा जब वो स्टेज 2 एडवांस में होगा। अब मैं तुम्हें इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, मोतीलाल ओसवाल कंपनी में ग्रोथ थी 99%, 25%, 67%, और कंपनी मतलब लगातार ग्रो कर रही थी दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 में इसका पेस ऑफ ग्रोथ कम होकर 11% हो गया। ठीक है, तो इस कंपनी में लगातार ग्रोथ है, तो ये कंपनी स्टेज 2 एडवांस में जाएगी यहाँ से सितंबर 2024 तक। तो ये हो गया। अब मैं दिखाता हूँ स्टेज 2 एडवांस क्या होती है। ये है स्टेज 2 एडवांस, जब 30 वीकली ईएमए लगातार अपवर्ड शेप कर रहा है, और जो कैंडल्स का प्राइस है देखो, वो कैंडल्स का प्राइस एक तो अप ट्रेंड में है डाउस थ्योरी के हिसाब से, वो तुम समझ गए, और डाउस थ्योरी की डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
लेकिन स्टेज 2 एडवांस में देखो 30 वीकली ईएमए लगातार अपवर्ड शेप कर रहे हैं और जो प्राइस है बेसिकली उसको देखो वो 30 वीकली ईएमए के कॉन्स्टेंटली ऊपर है। मतलब इस प्राइस ने एक बार भी 30 वीकली ईएमए की लाइन को ब्रीच करके नीचे नहीं आया। ये है स्टेज 2 जिसमें प्राइस जो है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर रहता है, 30 वीकली ईएमए की लाइन कॉन्स्टेंटली अपवर्ड शेप करती है और फंडामेंटली इस टाइम पे कंपनी में क्या होती है, कंपनी में सेल्स और पैट के लेवल पे ग्रोथ होती है या फिर कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा होता है। समझ रहे हो, जब भी कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसका स्टॉक स्टेज 2 में जाता है और मोस्टली टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कनेक्टेड होते हैं। मतलब जब फंडामेंटली कंपनी में कुछ अच्छा होगा तो टेक्निकल्स पे भी स्टेज 2 बन जाती है। एक आध बार एबिरेशन होती है, जैसे ईएफसी का केस है ना, जो ईएफसी में ग्रोथ है लेकिन उसका स्टॉक स्टेज 4 में है और कभी भी स्टॉक स्टेज 4 से स्टेज 2 में चेंज हो सकता है। तो मतलब अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि अगर तुम इसको 1 साल बाद देखो तो वो आज तब भी स्टेज 4 में रहे। मतलब ये तो डायनेमिक चीज है ना, चेंज हो सकती है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिए तुम्हारे लिए फंडामेंटल्स। अब चलते हैं पीपीटी पे वापस। देखो मैंने क्या बताया, स्टेज 2 एडवांस में डाउस थ्योरी पे अप ट्रेंड बनेगा, 30 वीकली ईएमए हमेशा अपवर्ड शेप करेगा, प्राइस हमेशा 30 वीकली ईएमए के ऊपर रहेगा और फंडामेंटली कंपनी में ग्रोथ होगी। अब मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं स्टेज 2 एडवांस का। पहले तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मेरे हिसाब से ना देखो, अगर मेरे को वैल्यूएशन रीजनेबल मिलती है यानी कि जो पेग रेशो है वो 1 या 1.5 की मिलती है और स्टॉक स्टेज 2 एडवांस में होता है तो भी मैं उस स्टॉक को बाय कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है मैं हर स्टॉक में अर्ली स्टेज 2 में घुस पाऊं। बाय चांस में से स्टोरी मिस हो गई और मैं स्टोरी में लेट एंटर कर रहा हूँ तो अगर मेरे को वैल्यूएशन रीजनेबल मिलती है तो, और मतलब यानी कि पेग रेशो 1.5 के नीचे की मिलती है ना, जो मैं जिसको मैं रीजनेबल कहता हूँ, तो मैं स्टेज 2 एडवांस में भी एंटर कर लेता हूँ। तो ये हो गया स्टेज 2 एडवांस। तो बेसिकली अब तक तुम समझ गए कि ये है स्टेज 1, फिर ये अर्ली स्टेज 2 जहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, फिर ये है स्टेज 2 एडवांस। लेकिन अब फाइनली आती है स्टेज 3। स्टेज 3 का क्या मतलब है, तो देखो पहले ये समझो कि स्टेज 3 में क्या होता है कि स्टॉक ना कंसोलिडेट करने लग जाता है दोबारा से और उसकी 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन फ्लैट हो जाती है और जो उसका प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के आसपास घूमने लग जाता है जैसे कि स्टेज 1 में था, यानी कि यहाँ पे टॉप बन रहा है बेसिकली। और स्टेज 3 में क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड में चला जाता है स्टॉक, यानी कि ना तो कोई फ्रेश हायर हाई बनेगा और ना ही कोई फ्रेश लोअर लो बनेगा। ये देखो साइडवेज ट्रेंड, जो हाई है वो भी एक जैसे ही बन रहे हैं और जो लो है वो भी एक जैसे ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नए नए लो बन रहे हैं और नए नए हाई बन रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट हाई का लेवल सेम है, लो का लेवल सेम है, मतलब स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया। तो देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि स्टेज 3 में टॉप आउट हो जाता है स्टॉक और बेस फॉर्मेशन होती है, यानी कि ना तो कोई फ्रेश हायर हाई बनेगा ना फ्रेश लोअर लो बनेगा। मतलब कि जो हाई और लो है वो एक रेंज में रहेंगे और स्टॉक एक रेंज में घूमता रहेगा। और इस केस में 30 वीकली ईएमए की लाइन भी फ्लैट हो जाती है, जैसे तुम यहाँ पे देख लो फ्लैट 30 वीकली ईएमए की लाइन। ये होता है स्टेज 3 और जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के आसपास घूमता रहता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्टेज 3 प्रैक्टिकली। तो ये देखो इस चार्ट में ना जो स्टेज 3 है वो बहुत थोड़ी सी बनी हुई है, मतलब इतनी है ही नहीं, क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक है। साइक्लिकल स्टॉक्स में ना स्टेज 3 वैसे ही बहुत छोटी बनती है, सीधे स्टेज 4 आती है। अभी मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। तो इस चार्ट में स्टेज 3 बहुत छोटी बनी हुई है जब ये कंसोलिडेट कर रहे हैं ना। ये देखो ये पूरा, मतलब इस टाइम पे ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये बनी हुई है स्टॉक में स्टेज 3। ठीक है, अब मैं इसको फंडामेंटल से कनेक्ट करता हूँ तुम्हारे लिए। स्टेज 3 में बेसिकली फंडामेंटल्स का क्या होता है, स्टेज 3 में पूरी मार्केट को पता होता है कि ये ग्रोथ स्टॉक है, मतलब इसमें सेल्स और पैट के लेवल पे ग्रोथ है और मार्केट उसको उसी वजह से हाई वैल्यूएशन देता है। मतलब फंडामेंटली ये ग्रोथ स्टॉक होता है पर इसकी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि अगर 50% से कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो मार्केट उसको 100-150 की पीई देके बैठी होती है स्टेज 3 में, इसीलिए बनता है टॉप। और स्टेज 3 पे ना एक रिस्क होता है बहुत बड़ा, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू बताता हूँ तुम्हें। अब अगर मैं स्टेज 3 में किसी स्टॉक पे एंटर करूंगा ना और अगर उसकी ग्रोथ रुक गई या उसका पेस ऑफ ग्रोथ कम हो गया, ध्यान से मेरी बात सुनना, या तो उसमें ग्रोथ चली गई या फिर उसका पेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो कंपनी पहले 50% से ग्रो कर रही थी वो 20% से ग्रो करेगी, यानी कि पेस ऑफ ग्रोथ भी कम हो गया ना, तो भी दिक्कत आएगी। देखो क्योंकि मार्केट ने मान लिया था कि ये ग्रोथ स्टॉक है तो इसको हाई वैल्यूएशन दे दी थी, जैसे ट्रेंड के केस में हुआ था। ट्रेंड 50-50% से ग्रो करता था। जैसे मैं क्या करता हूँ तुम्हें ट्रेंड का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखो ट्रेंड 50-50% से ग्रो किया करता था, फिर क्या हुआ, इसकी ग्रोथ रेट कम हो गई, 40 हो गई, 34 हो गई, 27 हो गई और फिर ग्रोथ रेट कम होकर 18-19% पे आ गई। और ये देखो सितंबर में तो 16% पे आ गई। मतलब जो कंपनी 50% से ग्रो करती थी मार्केट ने उसको वैल्यूएशन भी उस हिसाब से दे रखी थी कि भाई तुम 50% का ग्रोथ इंजन हो तो तुम्हें बहुत हाई वैल्यूएशन देके बैठी हुई थी मार्केट। और इसी वजह से यहाँ पे बना इसका स्टेज 3 का टॉप। ध्यान से देखो इसका पेस ऑफ ग्रोथ कम हो गया जिस वजह से इसमें स्टेज 4 की स्टार्टिंग हुई। स्टेज 4 का मतलब होता है डाउन ट्रेंड, यानी कि अब स्टॉक जाएगा नीचे और उसका भी एक पैटर्न होता है डाउस थ्योरी पे, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। लेकिन जब भी कोई स्टॉक स्टेज 3 में होता है ना, जैसे मैंने तुम्हें ट्रेंड का एग्जांपल दिखाया, तो फंडामेंटली तो क्या होता है कि उसमें ग्रोथ होती है और पूरी मार्केट
मार्केट को पता होता है उसमें ग्रोथ है और मार्केट उसको पी रेशो भी उस हिसाब की देता है। लेकिन जैसे ही उसमें ग्रोथ खत्म होती है, या तो ग्रोथ खत्म आ जाए या फिर ग्रोथ का पेस कम हो जाए, जैसे ट्रेंड में जो 50% से ग्रो करता था वो 15% से ग्रो करने लग गया, तो उस केस में क्या होता है कि स्टॉक धड़ाधड़ गिरने लग जाता है, यानी कि पी रेटिंग होती है उस स्टॉक की। तो जो स्टेज 3 है, अगर उसमें पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो गया तो स्टॉक स्टेज 4 में एंटर कर जाएगा। स्टेज 4 होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें स्टॉक गिरता है, जैसे ट्रेंड के केस में हुआ। देखो ट्रेंड का पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो गया तो स्टॉक जो है वो स्टेज 4 में एंटर कर गया। और स्टेज 4 कैसे पहचानते हैं मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा। बेसिकली नीचे जाने लग गया, तुम ये समझो, अभी स्टेज 4 को डिटेल में समझ लेंगे। अब स्टेज 3 होती है ना, उससे स्टॉक या तो स्टेज 2 में जा सकता है या स्टेज 4 में जा सकता है। स्टेज 2 में कब जाएगा? तो देखो, अगर फंडामेंटल लेवल पे ना स्टॉक के अंदर ग्रोथ है तो स्टॉक स्टेज 3 से वापस स्टेज 2 में चला जाएगा। और अगर फंडामेंटल्स के लेवल पे स्टॉक के अंदर ग्रोथ खत्म हो जाती है, उसका पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है, तो वो स्टेज 4 में चला जाएगा। स्टेज 2 क्या होती है? स्टेज 2 होती है अप ट्रेंड, जिसमें स्टॉक जाता है ऊपर, और स्टेज 4 क्या होती है? डाउन ट्रेंड, जिसमें स्टॉक जाता है नीचे। तो अगर कोई स्टॉक स्टेज 3 में है और अगर उसकी फंडामेंटल्स में ग्रोथ है तो वो स्टेज 3 को कंसोलिडेट करके वापस स्टेज 2 में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर उसकी फंडामेंटल्स में ग्रोथ का पेस डिक्रीज हो गया या फिर ग्रोथ ही खत्म हो गई तो वो स्टेज 4 में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और बेसिकली मेरा एक इंडिकेटर है, वॉलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर, वो मुझे स्टेज 3 पहचानने में मदद करता है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको, ये मैंने अपना वी स्टॉप इंडिकेटर लगा दिया, तो जब इस पे रेड डॉट आ जाता है ना, तो मेरे को पता लग जाता है कि स्टेज 3 का टॉप बन गया। जैसे मैंने तुम्हें ये ट्रेंड पे दिखाया, ऐसे ही मैं तुम्हें मोतीलाल वाले स्टॉक पे दिखा देता हूँ ये। और वॉलेटिलिटी स्टॉक के बारे में हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये देखो यहाँ पे इसमें रेड डॉट आ गया तो इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे स्टेज 3 का टॉप बन चुका है। ऐसे ही निफ्टी पे भी दिखा देता हूँ। अब कुछ भी मैं करंट नहीं दिखा सकता क्योंकि जो है अलाउड नहीं है मेरे को, तो पुराने चार्ट्स पे दिखाऊंगा। जैसे सितंबर 2024 में यहाँ पे रेड डॉट बन गया तो इसने मुझे क्या दिखाया कि भाई स्टेज 3 का टॉप बन गया। ठीक है, तो ये मेरा वी स्टॉप इंडिकेटर है और आने वाली सीरीज में हम वी स्टॉप इंडिकेटर के बारे में भी बात करेंगे और क्यों ये एक मैजिक इंडिकेटर है। लेकिन अभी हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, स्टेज एनालिसिस पे। ठीक है, तो बेसिकली अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्टेज 3 में? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई अगर कोई स्टॉक स्टेज 3 में है ना, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेफर नहीं करता। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई अगर फंडामेंटल, देखो मेरा सेटअप तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को कंबाइन करता है, तो अगर फंडामेंटल पे ग्रोथ है ना, तो मैं वेट करता हूं कि भाई स्टेज 3 के बाद ब्रेकआउट करके वो स्टेज 2 में एंटर कर जाए, ताकि मैं उस स्टॉक में एंटर कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि मेरे सेटअप में मैं फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को वैल्यू करता हूं और दोनों को मिक्स करके यूज करता हूं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्टेज 3 पे। और मैंने तुम्हें बता दिया कि स्टेज 3 पे टॉप बन जाता है किसी भी स्टॉक का और बेस फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद या तो वो स्टेज 2 में जाएगा या स्टेज 4 में जाएगा, वो डिपेंड करता है फंडामेंटल्स पे। ये तुम समझ गए स्टेज 3। अब मैंने तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखा दिया स्टेज 3 का, मोतीलाल ओसवाल के चार्ट पे तो दिखा दिया, निफ्टी 50 के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा वी स्टॉप रेड हो गया था, ये स्टेज 3 को इंडिकेट कर देता है। अभी इसको बंद कर देते हैं, लेकिन 30 वीकली ईएमए की लाइन देखो फ्लैट हो गई। यहाँ पे देख रहे हो तुम, बिल्कुल फ्लैट हो गई, और जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के आसपास घूम रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हो गया स्टेज 3 का टॉप। अब चलते हैं स्टेज 4 पे। अब देखो स्टेज 3 का टॉप तो बन गया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेज 3 में क्या है कि कोई भी स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होता है कि स्टॉक से ग्रोथ चली जाती है या फिर इसका पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है, तो स्टॉक क्या करेगा? एक डाउन ट्रेंड में एंटर कर जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टेज 4। तो देखो स्टेज 4 में क्या होता है, पहले स्टेज 4 को पहचानते कैसे, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टेज 4 में सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो नीचे की तरफ शेप करने लग जाती है, और जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आती है, यानी कि हाई वॉल्यूम पे सेलिंग आती है। यानी कि स्टेज 4 आते ही वो ये दिखाती है कि बड़े प्लेयर इस स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें इसका लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो मोतीलाल ओसवाल के केस में दिखाता हूँ वापस से, क्योंकि हमें उसमें वो भी पता है ना, फंडामेंटल्स भी खोल रखे हैं मैंने उसके। तो मैं दिखाता हूँ मोतीलाल ओसवाल के केस में, इसमें भी मोतीलाल ओसवाल खोल देता हूँ। ये देखो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, दिसंबर 2024 में इसकी सेल्स ग्रोथ का रेट 11% रह गया। ठीक है, जो ग्रोथ पहले 70% से आ रही थी ना, वो 11% रह गई, यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ का रेट डिक्रीज हो गया। तो ये स्टॉक स्टेज 3 से स्टेज 4 में जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें लाइव, ध्यान रखना, दिसंबर 2024 में इसका जो सेल्स ग्रोथ का रेट है वो डिक्रीज हो गया। ये मैंने खोल लिया इसका वीकली चार्ट मोतीलाल का। दिसंबर 2024 में इसका सेल्स ग्रोथ का रेट डिक्रीज हो गया, यानी कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डिक्रीज हो गई। ये देखो इस स्टॉक को जनवरी 2025 में, 13 जनवरी 2025 की कैंडल पे इसने 30 वीकली ईएमए को अपने ब्रीच कर दिया, यानी कि प्राइस जो है वो 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल गया। देख रहे हो, इसका मतलब इसमें स्टेज 4 आ गई, और जो इसका 30 वीकली ईएमए है वो भी डाउनवर्ड शेप करने लग गया, मतलब इसमें स्टेज 4 आ गई। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें इसका बार रिप्ले करके दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, देख रहे हो, जो प्राइस है उसने 30 वीकली ईएमए को ब्रीच कर दिया और 30 वीकली ईएमए जो है वो डाउनवर्ड शेप करने लग गई। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक में स्टेज 4 आ गई। स्टेज 4 क्यों आई? फंडामेंटल लेवल पे क्या हुआ, जो
ग्रोथ का पेस है वो डिक्रीज हो गया। और टेक्निकल हमें क्या दिखा रहे हैं कि बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें बताया था कि मार्केट में हमेशा हमें बड़े प्लेयर्स को फॉलो करना होता है, यानी कि उनके साथ एंटर करना होता है, उनके साथ एग्जिट करना होता है। अब करंटली अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मेरे पास दो रीजन है एग्जिट करने के। सबसे पहला रीजन की पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गया, यानी कि 11% रह गया। जो कंपनी 60-70% से ग्रो कर रही थी अब वो सिर्फ 11% से ग्रो कर रही है। दूसरा रीजन भाई मेरे को ये भी दिख रहा है कि ये स्टेज 4 में चला गया, यानी कि बड़े प्लेयर इससे एग्जिट कर रहे हैं। अब तुम देखो कि स्टेज 4 में इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी होती है। कैसे पता लगेगा? ब्लू लाइन देखो, ब्लू लाइन क्या दिखा रही है? मूविंग एवरेज, यानी कि वॉल्यूम की एवरेज। उससे ज्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग आ रही है, मतलब इंस्टीट्यूशन बाहर निकल रहे हैं और प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे चला गया। और बेसिकली मेरा एक और इंडिकेटर है वी स्टॉप इंडिकेटर, वो भी मुझे बताता है कि कब स्टेज 4 आ गई है। वो रेड हो जाता है जब स्टेज 4 आती है। तो देखो यहाँ पे ये रेड हो गया, यहाँ पे ये रेड हो गया, यहाँ पे ये रेड हो गया, मतलब ये मुझे डेफिनेट बता रहा है कि भाई साहब स्टेज 4 आ गई है कंपनी में। तो मेरे को कितने सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं स्टेज 4 के। वी स्टॉप रेड है, प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल गया, 30 वीकली ईएमए डाउनवर्ड शेप कर रही है, कंपनी का ग्रोथ का पेस डिक्रीज हो गया, मतलब कंपनी स्टेज 4 में चली गई। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना तुम्हें, तो मैं किसी भी स्टॉक को स्टेज 4 में होल्ड नहीं करता, क्योंकि स्टॉक जाएगा डाउन ट्रेंड में और मेरे को नहीं चाहिए डाउन ट्रेंड अपने पास। मैं जैसे ही स्टॉक स्टेज 4 में एंटर करता है मैं सबसे पहले उसको अपने पोर्टफोलियो से काटता हूँ। अब ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि डाउन ट्रेंड बनता है, प्राइस डिक्लाइन होता है। डाउन ट्रेंड पहचानते कैसे हैं? डाउस थ्योरी पे अब मैं तुम्हें ये सिखा देता हूँ। देखो डाउस थ्योरी के हिसाब से डाउन ट्रेंड क्या होता है, जैसे अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो था, वैसे डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो होता है। लोअर हाई लोअर लो से मेरा क्या मतलब है कि जो अगला हाई है ना वो अपने पिछले हाई से नीचे है और जो अगला लो है वो अपने पिछले लो से नीचे है। यानी कि ये देखो, ये वाला हाई इस वाले हाई से नीचे है और ये वाला लो इस वाले लो से नीचे है। सिमिलरली ये वाला हाई इस वाले हाई से नीचे है और ये वाला लो इस वाले लो से नीचे है। यानी कि ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है, यानी कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, मोतीलाल ओसवाल के केस में ही दिखाता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ सबसे पहले, जो हमने बार रिप्ले चलाया था। दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड कैसे दिखता है। अभी वीकली पे ना इतना क्लियर नहीं है, इसको डेली चार्ट पे खोलता हूँ। ये लो, 1 मिनट दो मेरे को। पहले इस डेली चार्ट पे तो हमारी लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, वी स्टॉप का भी कोई मतलब नहीं है। और हम कब थे? हम थे दिसंबर 2024 के आसपास, ठीक है। ये देखो ये आ गया दिसंबर 2024। डाउन ट्रेंड देखो ये बन रहा है, ये देखो, जो ये वाला हाई है वो इस वाले हाई से नीचे है, जो इसका लो है वो इस वाले लो से नीचे है, ये वाला लो है एक पिछले वाला लो और ये लो है, ये वाला लो इस लो से नीचे है और ये वाला जो हाई है वो इस वाले हाई से नीचे है। तो ये कैसा पैटर्न बन रहा है? लोअर हाई लोअर लो। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा है, ये देख रहे हो? लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे इतना क्लियर नहीं है लेकिन डेली पे क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली वीकली पे इतना क्लियर नहीं है लेकिन डेली पे क्लियर है। अब ये 30 वीकली ईएमए की लाइन देख रहे हो वीकली चार्ट पे, ये क्या बता रही है? इसने पहले ही बता दिया भाई स्टेज 4 में आ गया है। अगर मेरे को कंफर्मेशन मिल गई कि कोई स्टॉक स्टेज 4 में आ गया तो मैं डाउस थ्योरी का वेट क्यों करूंगा? मतलब स्टेज 2 में आते वक्त मैं डाउस थ्योरी का वेट करता हूँ उसका हायर हाई हायर लो बनने का, लेकिन स्टेज 4 में वेट नहीं करता। क्योंकि पता है क्या, अगर मैंने लेट कर दिया ना सेल करने में तो मेरे सारे गेन्स वाइप आउट हो जाएंगे, ये बात मुझे पता है। और मेरे 3 इंडिकेटर दिखा रहे हैं स्टेज 4 में। वी स्टॉप रेड हो चुका, 30 वीकली ईएमए के नीचे प्राइस निकल गया, 30 वीकली ईएमए डाउनवर्ड शेप कर रहे हैं, साफ साफ दिखा रहा है कि भाई साहब ये स्टेज 4 में है। तो अब मैं तुम्हें वापस लेके चलता हूँ स्टेज 4 पे। तो स्टेज 4 क्या है? स्टेज 4 है 30 वीकली ईएमए स्टार्ट शेपिंग डाउनवर्ड्स। डाउस थ्योरी के हिसाब से क्या ट्रेंड बनेगा? लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, ये वाला हाई अपने पिछले हाई से नीचे है, ये वाला लो अपने पिछले लो से नीचे है। सिमिलरली ये वाला हाई अपने पिछले हाई से नीचे है, ये वाला लो अपने पिछले लो से नीचे है, ये वाला लो अपने पिछले लो से नीचे है। तो डाउस थ्योरी के हिसाब से क्या बनेगा? स्टेज 4 में लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनेगा। 30 वीकली ईएमए नीचे की तरफ जाएगी, जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई स्टेज 4। अब चलते हैं स्टेज 4 पे। तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया? स्टेज 4 में डाउन ट्रेंड बनता है, 30 वीकली ईएमए नीचे की तरफ जाता है, प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे चला जाता है, इंस्टीट्यूशन सेलिंग आती है, फंडामेंटली कंपनी में ग्रोथ खत्म हो जाती है या फिर पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ खत्म होनी चाहिए। अगर पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज होता है, मतलब जो कंपनी 50% से ग्रो करने की बात कर रही थी वो 20% से ग्रो करने लग जाती है, तो भी स्टेज 4 आती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं। तो स्टेज 4 आ जाएगी। फंडामेंटल से मैंने कनेक्ट कर दिया। मेरा क्या व्यू होता है स्टेज 4 पे, मैं अपना बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं किसी स्टॉक में हूँ और वो स्टेज 4 में एंटर कर जाता है और मेरे को फंडामेंटल लेवल पे भी दिख रहा है कि उसकी पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो गई या ग्रोथ चली गई, तो मैं सीधे एग्जिट मारता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं इससे एग्जिट मार के किसी और ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे ग्रोथ होगी और जो स्टेज 2 में होगा। जब स्टॉक गिर रहा है तो मैं उसका साथ क्यों दूं? मैं अपने गेन्स को वाइप आउट क्यों करूं? मैं तो किसी भी स्टॉक का तब साथ दूंगा ना जब वो ऊपर जाएगा, स्टेज 2 में होगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी
दूसरी चीज, अगर कोई स्टॉक स्टेज 4 में होता है ना, फंडामेंटल पे चाहे उसमें कितनी भी ग्रोथ हो, लेकिन जब तक वो स्टेज 4 में है, मेरे लिए वो टच मी नॉट है, मैं उसको टच भी नहीं करता जाके। ऐसे स्टॉक से मैं दूर रहता हूँ जो स्टेज 4 में होते हैं, क्योंकि स्टेज 4 में तबाही आती है। जो पैटर्न बनता है ना स्टेज 4 में, वो तबाही का पैटर्न होता है एक तरह से। तो चाहे फंडामेंटल कितने भी स्ट्रांग हो, अगर कोई स्टॉक स्टेज 4 में है, मैं उसको टच भी नहीं करता, टच भी, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर मेरे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और वो स्टेज 4 में घुस गया, तो भाई साहब सीधे एग्जिट, कोई सेकंड चांस नहीं। अब एक चीज समझो, इस पूरी स्टेज एनालिसिस को अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, तो सबसे पहले तुम ये समझो कि जब भी स्टेज 2 आएगी तो प्राइस 30 वीकली ईएमए से ऊपर निकल जाएगा। यानी कि स्टेज 2 क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि जब भी प्राइस 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकलता है हाई वॉल्यूम पे, और 30 वीकली ईएमए ऊपर की तरफ शेप करती है, तो उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, या वो कोई भी सिक्योरिटी हो, गोल्ड हो, कोई भी स्टॉक हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, उस चीज में स्ट्रेंथ है अगर उसका प्राइस 30 वीकली ईएमए के ऊपर है और उसकी 30 वीकली ईएमए अपवर्ड शेप कर रही है। लेकिन जब जब भी उसका प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे आ जाएगा और उसकी 30 वीकली ईएमए की लाइन नीचे की तरफ शेप करेगी ना, तो वो ये बता रही है कि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है भाई, इस समय मैं वीक हूं और मेरे से दूर रहो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। इसको ऐसे बाय सेल मत लेना, सीखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कोई टेक्निकल नहीं सिखाएगा इस लेवल पे, और ये फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल का। ऐसे 8 इंडिकेटर और बताऊंगा तुम्हें आने वाली वीडियोस में, ठीक है। अब स्टेज 4 में स्टॉक पूरा गिर गया डाउन ट्रेंड लेके, उसके बाद आती है स्टेज 1। सपोज किसी कंपनी में 50% से ग्रोथ थी और उसको 100 की पी दे दी मार्केट ने, ठीक है। अब उसकी ग्रोथ गिर के आ गई 20% से, तो एक टाइम आएगा जब वो पूरा गिर जाएगा, धस जाएगा बिल्कुल मिट्टी में। उसके बाद उसमें स्टेज 1 आएगी, वापस कंसोलिडेशन आ जाएगी। तो कोई भी स्टॉक पूरा स्टेज 4 के गिरने के बाद वापस स्टेज 1 में आ जाता है, और अगर उस कंपनी में वापस ग्रोथ आती है तो वो स्टेज 1 से वापस स्टेज 2 में चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको, ये देखो, सबसे पहले स्टेज 1 आई जब कंपनी में ग्रोथ नहीं थी, फिर स्टेज 2 आई जब कंपनी में ग्रोथ थी, स्टेज 3 में क्या हुआ, टॉप बन गया, पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो गई, तो फिर स्टेज 4 आई जब स्टॉक गिर गया। एक बार जब स्टॉक गिर जाएगा ना, तो वापस उसमें स्टेज 1 आ जाएगी और वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। पूरी स्टेज एनालिसिस को मैं भी समराइज कर दूंगा तुम्हारे लिए, तो टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गई स्टेज 4। और जब वो वापस स्टेज 1 में जाएगा ना, स्टेज 4 से गिरने के बाद, तो वापस से कंसोलिडेशन होने लग जाएगी, मतलब बेस बनाएगा और वापस से वो बन जाएगा वैल्यू स्टॉक। मतलब कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन उसका पी रेशो तुम्हें क्या दिखेगा, कम दिखेगा, उसकी वैल्यूएशन होगी कम। लेकिन मेरा व्यू क्या है, स्टेज 1 में हमें कभी एंटर नहीं करता, क्योंकि भाई साहब ग्रोथ नहीं है। मैं वेट थोड़ी करता रहूंगा कि पता नहीं कब जाके ग्रोथ है, क्या पता 3 साल बाद जाके ग्रोथ है, मेरे 3 साल वेस्ट नहीं हो जाएंगे। टाइम की वैल्यू होती है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मैं 3 साल स्टेज 1 में लेके बैठा रहूं, उसमें ग्रोथ आ नहीं रही, फंडामेंटल पे कोई ग्रोथ नहीं है, टेक्निकल पे स्टॉक स्टेज 1 में साइडवेज घूम रहा है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा टाइम वेस्ट करना, क्योंकि मैं हूं एक गार्प इन्वेस्टर जो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग की बहुत स्ट्रेटजीज हो सकती है, पर मेरी फेवरेट गार्प इन्वेस्टिंग है, और मैं तुम्हें अपने चैनल पे सिखाता भी वही हूं, ठीक है। जो सारी कंपनीज में कवर करता हूं उनमें ग्रोथ होती है, लेकिन उसमें टेक्निकल्स नहीं कवर करता मैं। पहले मैं तुम्हें स्टेज एनालिसिस समराइज कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों समराइज कर दूंगा तुम्हारे लिए। सबसे पहले कोई भी स्टॉक किस में होता है, स्टेज 1 में होता है। स्टेज 1 का मतलब क्या है, स्टेज 1 का मतलब है उस स्टॉक में ना तो सेल्स के लेवल पे ग्रोथ है और ना प्रॉफिट के लेवल पे ग्रोथ है, जिस वजह से जो उसका 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो फ्लैट है, और जो उसका प्राइस है वो कंसोलिडेट करेगा और 30 वीकली ईएमए के आसपास घूमता रहेगा, ठीक है। ये होती है स्टेज 1। अब क्योंकि इस केस में कंसोलिडेशन है, तो जो हाई है और जो लो है वो एक रेंज में रहेंगे। मतलब जो हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो लो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, अगर कोई स्टॉक स्टेज 1 में और नेगेटिव रिजल्ट आता है ना, तो यहाँ से भी ब्रेक डाउन आ सकता है, मतलब यहाँ से भी वो और गिर सकता है। तो इसीलिए मैं तो अवॉइड करता हूँ स्टेज 1 में कोई भी स्टॉक खरीदना। फिर क्या होता है, इस कंपनी में ग्रोथ नहीं थी, लेकिन अब इस कंपनी में ग्रोथ आ गई है। जैसे ही इस कंपनी में सेल्स और पैट के लेवल पे ग्रोथ आएगी, बड़े प्लेयर एंटर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बड़े प्लेयर जब एंटर करेंगे, वो स्टॉक को स्टेज 2 में लेके जाएंगे। स्टेज 2 दो टाइप का होता है, अर्ली स्टेज 2 और स्टेज 2 एडवांस। अर्ली स्टेज 2 में क्या होता है कि बड़े प्लेयर हाई वॉल्यूम पे बाइंग करेंगे, तो जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल जाएगी, और जो ये रेजिस्टेंस है स्टेज 1 की, जो हाईज बन रहे थे ना, इसका ब्रेकआउट आएगा हाई वॉल्यूम पे, ठीक है। और प्राइस 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गई और 30 वीकली ईएमए ऊपर की तरफ शेप करने लग जाएगा। ये हो गई अर्ली स्टेज 2। और स्टेज 2 में क्या होता है, डाउस थ्योरी के हिसाब से हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनता है, जो तुम्हें दिख रहा है। फिर आती है स्टेज 2 एडवांस। स्टेज 2 एडवांस में क्या होता है, अब कंपनी में ग्रोथ है, तो जो 30 वीकली ईएमए है वो ऑलरेडी अपवर्ड शेप कर रहा है, और जो प्राइस है वो कभी भी इस 30 वीकली ईएमए को ब्रीच नहीं करेगा, मतलब इसके नीचे नहीं जाएगा। ये हो गई स्टेज 2 एडवांस। फिर क्या होता है, टॉप बनता है। टॉप होता है स्टेज 3, कि भाई कंपनी में ग्रोथ तो है, लेकिन अब उसकी वैल्यूएशन भी उस लेवल की हो गई। मतलब अगर कोई कंपनी 50% से ग्रो कर रही है, तो मार्केट ने उसको ऑलरेडी 100-150 की पी दे दी, इसके ऊपर उस पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं आएगी, तो बनेगा स्टेज 3 का टॉप। और ये स्टेज 3 के टॉप में वापस से स्टॉक क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसका प्राइस 30 वीकली ईएमए के आसपास घूमता रहेगा और 30 वीकली ईएमए की लाइन फ्लैट हो जाएगी। उसके बाद अब स्टेज 3 का टॉप बन गया।
अब क्या होगा, नेगेटिव सरप्राइज आएगा अर्निंग्स में। मतलब जो कंपनी 50% से ग्रो कर रही थी, या तो उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी और वो डिग्रो कर जाएगी, या फिर उसकी ग्रोथ 0% हो जाएगी, या फिर उसका पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो कंपनी 50% से ग्रो कर रही थी वो 20% से ग्रो करेगी अपने फंडामेंटल में। तो जब भी ग्रोथ खत्म होगी या पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज होगा तो बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, वो सेल करेंगे, और जैसे ही वो सेल करेंगे तो स्टॉक जाएगा स्टेज 4 में। स्टेज 4 कैसे पता लगेगा, जो 30 वीकली ईएमए की लाइन है वो डाउनवर्ड शेप करेगी, जो प्राइस है वो डेफिनेटली 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल जाएगा, और जो भी वॉल्यूम की मूविंग एवरेज है उससे ज्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग आएगी। मतलब जरूरी नहीं है ज्यादा वॉल्यूम पे आए, कभी कभार स्टेज 4 में लो वॉल्यूम पे भी सेलिंग आ जाती है, पर बेसिकली 30 वीकली ईएमए डाउनवर्ड शेप करेगा और जो प्राइस है वो 30 वीकली ईएमए को ब्रीच करके उसके नीचे निकल जाएगा। तो ऐसे तुम पहचानोगे स्टेज 4। जब उसके बाद पूरा स्टॉक गिर जाएगा और उसकी पी रेशो बहुत कम हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यूएशन बहुत कम हो जाएगी, ऑल्दो कंपनी अब 10% से ग्रो कर रही है या 20% से ग्रो कर रही है, पर उसकी पी रेशो भी 10-20 की हो गई, उस टाइम पे वो स्टॉक वापस स्टेज 1 में चला जाएगा, जहां पे वो वापस कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाएगा और 30 वीकली ईएमए की लाइन फ्लैट हो जाएगी, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अगर तो स्टेज 1 के बाद कंपनी में ग्रोथ आती है तो वो स्टेज 2 में चला जाएगा, कंपनी में और डी ग्रोथ आ जाती है तो वो स्टेज 1 से वापस स्टेज 4 में चला जाएगा। मतलब ये जो चार्ट की साइकिल है ये रिपीट होती रहती है किसी भी स्टॉक में। ये है स्टेज एनालिसिस, जो कि है फर्स्ट कंसेप्ट हमारे टेक्निकल एनालिसिस का। अब मैं इसको तुम्हें लाइव दिखा देता हूँ मोतीलाल वाले चार्ट पे, और उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से इस मोतीलाल वाले चार्ट को देखो। मार्च 2023 तक कंपनी में -2% यानी कोई ग्रोथ नहीं थी। एक काम करता हूँ, वी स्टॉप को एक बार बंद कर देता हूँ, क्योंकि वी स्टॉप बेसिकली स्टेज 4 दिखाता है। जब वी स्टॉप पे रेड डॉट आता है ना, तो इसका बेसिक मतलब होता है कि बड़े प्लेयर सेल कर रहे हैं और स्टेज 4 आ सकती है, तो कॉशियस हो जाओ। लेकिन इसको मैं तुम्हें अगली वीडियो में सिखाऊंगा, और ये मैजिक इंडिकेटर कहता हूँ इसको मैं। मतलब ये मेरे को टेंशन फ्री जिंदगी देता है मार्केट में। अब ये तो तुमने देख लिया, मार्च 2023 तक कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं थी। क्योंकि कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं थी, मतलब कंपनी -2% से ग्रो कर रही थी, तो इसका स्टॉक स्टेज 4 में है। ये देख रहे हो, स्टॉक का प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे है और 30 वीकली ईएमए की लाइन डाउनवर्ड शेप कर रही है। समझ नहीं आ रहा तो लो बार रिप्ले ध्यान से देखो। स्टॉक प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे है और 30 वीकली ईएमए की लाइन डाउनवर्ड शेप कर रही है। इसका मतलब स्टॉक स्टेज 4 में है, क्योंकि कोई ग्रोथ ही नहीं है कंपनी में। रिप्ले को बंद करते हैं, और अब कंपनी में ग्रोथ वापस आई। कब वापस आई? जून 2023 में कंपनी में ग्रोथ आ गई। अब ग्रोथ आ गई तो बड़े प्लेयर एंटर करेंगे, और बड़े प्लेयर एंटर करेंगे तो इसको स्टेज 4 से स्टेज 2 में लेके जाएंगे। यही मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये कंपनी स्टेज 4 में थी, अब यहाँ से जाएगी स्टेज 2 में। जून 2023 में ग्रोथ वापस आई। 12 जून 2023 इस कैंडल को देखो, प्राइस डेफिनेटली 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गया। अब मैं इस पे भी बार रिप्ले दिखा देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें एक स्टेज 2 आइडेंटिफाई करना सीख सको। ध्यान से देखो, प्राइस जो 30 वीकली ईएमए के नीचे था यानी कि स्टेज 4 में था, यानी कि वीक था, 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गया, यानी कि स्टेज 2 में एंटर कर रहा है। 30 वीकली ईएमए की जो ब्लैक लाइन है वो ऊपर की तरफ शेप कर रही है, यानी कि स्टेज 2 में एंटर कर रहा है। और ये देखो, बाइंग देखो किस लेवल पे आ रही है। ये देखो कितनी हाई वॉल्यूम बाइंग है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब ट्रेंड चेंज होता है ना, उस पर ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आनी चाहिए। तो ऑल्दो डाउस थ्योरी में इस पे ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन डाउस थ्योरी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ो, अभी स्टेज एनालिसिस पे रहते हैं। तो तुम ये देखो कि ये वॉल्यूम की मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन, इससे ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग दिख रही है तुम्हें? कितनी ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आ रही है, देखो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम पे बाइंग आ रही है, मतलब बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं, और ये स्टॉक स्टेज 4 से स्टेज 2 में आ गया। ठीक है, स्टेज 2 कैसे पहचाना? 30 वीकली ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स, प्राइस 30 वीकली ईएमए के ऊपर निकल गया। एक और तरीका होता है स्टेज 2 पहचानने का, वॉलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर है ना मेरा, वी स्टॉप इंडिकेटर, वो ग्रीन हो जाता है। जब वो ग्रीन होता है तो वो ये बताता है बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं। फंडामेंटल लेवल पे ग्रोथ आ गई, मतलब फंडामेंटल सही हो गए। टेक्निकल पे देखो, वी स्टॉप ग्रीन दिखेगा, देख रहे हो ये सारा वी स्टॉप ग्रीन हो गया। जब भी वी स्टॉप ग्रीन होता है वो बताता है बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं, और इसका कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें कभी अगली वीडियो में सिखाऊंगा, मतलब ये सीरीज में सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पर ये स्टेज 2 में एंटर कर गया, ये साफ दिख रहा है। अब बार रिप्ले को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस कंपनी में लगातार ग्रोथ है, ये देखो इस कंपनी में ग्रोथ है 25, 67, 110, 54, 72, मतलब सितंबर 2024 तक अच्छी ग्रोथ है। दिसंबर 2024 में इसमें 11% की ग्रोथ रह गई, मतलब पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो गया। और जब भी पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज होगा तो क्या होगा? पहले स्टेज 3 बनेगी, और स्टेज 3 बनने के बाद जब पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज होगा तो स्टेज 4 का स्टार्टिंग होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसको दिखाता हूँ, रुको। ये स्टॉक यहाँ पे स्टेज 2 में आया था जब इसका प्राइस 30 वीकली ईएमए के ऊपर आया था 12 जून को, ठीक है। तब इसका प्राइस था 164 रुपीज। उसके बाद ये लगातार स्टेज 2 में रहा, देख रहे हो, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ थी। तो 30 वीकली ईएमए का जो लाइन है वो लगातार ऊपर की तरफ शेप कर रही है, और जो प्राइस है उसने कभी 30 वीकली ईएमए को ब्रीच भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, ये भी तुम्हें सिखाऊंगा कि 30 वीकली ईएमए ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है अप ट्रेंड में। और जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है यानी स्टेज 4 में होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे स्टॉक स्टेज 4 में है, तो 30 वीकली ईएमए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, देख रहे हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस आई। तो जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो 30 वीकली ईएमए सपोर्ट की तरह काम करता है, और एक डाउन ट्रेंड में 30 वीकली ईएमए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी स्टेज एनालिसिस पे रहते हैं। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि दिसंबर 2024 में इसमें ग्रोथ हो गई कम। ये देखो जनवरी 2025 में, 13 जनवरी 2025 को इसने अपने 30 वीकली ईएमए के प्राइस को क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया, यानी कि उसके नीचे आ गया।
और 30 वीकली ईएमए की जो लाइन है वो डाउनवर्ड शेप कर रही है। वी स्टॉप भी दिखा देता हूँ। वी स्टॉप रेड होगा मतलब बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं, कॉशियस हो जाओ। यहाँ पे वी स्टॉप हो गया रेड, देख रहे हो। रिप्ले दिखाता हूँ तुम्हें स्टार्ट न्यू में, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ पाए। ये देखो, ध्यान से देखना, ये बन गई स्टेज 3 की टॉप। पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो गया तो वी स्टॉप हो गया रेड। वी स्टॉप रेड हो गया मतलब बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। प्राइस 30 वीकली ईएमए के नीचे निकल गया। और ध्यान से देखो 30 वीकली ईएमए की जो लाइन है वो नीचे की तरफ शेप करने लग गई। ये दिखा रहा है स्टॉक में एक स्टेज 4 स्टार्ट हो गई है। टेक्निकल पे भी दिख रहा है स्टेज 4 स्टार्ट हो गई है। फंडामेंटल पे दिख रहा है पेस ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हो गई है। और मार्च 2025 में देखो पेस ऑफ ग्रोथ सिर्फ माइनस माइनस मतलब डी ग्रोथ हो गई सेल्स में। तो क्या होगा, स्टेज 4 कंटिन्यू करेगी क्योंकि सेल्स डी ग्रो हो गई। जब तक फंडामेंटल लेवल पे यहाँ पे सेल्स डी ग्रो हो रही है ना, स्टेज 4 चलती रहेगी। कभी कभार टेक्निकल फंडामेंटल में एबरेशन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा एक साथ चलते हैं, लेकिन मोस्टली एक साथ चलते हैं 90% केसेस में। ये देखो इसमें यहाँ पे स्टेज 4 की स्टार्ट हुई। उसके बाद ये जो स्टॉक का प्राइस उस समय 780 के आसपास था, वो गिरता गिरता कहाँ तक आया, 512 के आसपास आया। पर्सनली मैं अपना बताऊं, मैं इतना ड्रॉडाउन नहीं सह सकता, इसलिए मेरे लिए टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया एक बेसिक एग्जांपल स्टेज एनालिसिस का, जिसमें ये स्टॉक जो है वो स्टेज 4 में था, फिर स्टेज 2 में आया, फिर स्टेज 2 में रहा और वापस यहाँ पे स्टेज 4 में चला गया। ठीक है, अब ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि वी स्टॉप ग्रीन होगा तो वो दिखाता है बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं, वी स्टॉप रेड होगा तो वो दिखाता है बड़े प्लेयर एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, वी स्टॉप के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। मेरे को तुम्हें वी स्टॉप भी सिखाना है, मुझे तुम्हें डाउस थ्योरी भी सिखानी है। डाउस थ्योरी को 3 टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना होता है, मंथली, वीकली और डेली। वो सब हम अगली वीडियो में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़े भी टेक्निकल सीखने के लिए मिले हैं तो अभी के अभी सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अगली वीडियो बनाऊं जिसमें मैं वी स्टॉप के बारे में बताऊं और डाउस थ्योरी भी लेके आऊंगा, तो पार्ट 2 कमेंट कर देना कमेंट्स में।